नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका उपल। आज बाजार में स्मार्ट रिकवरी और एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली। हमें एक गैप के साथ खुले, बहुत बड़ा गैप तो नहीं था, लेकिन बाजार में चेस करने के मौके भरपूर थे। 18,000 के ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा और बैंक निफ्टी में तो 1100 पॉइंट्स तक की रिकवरी इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिली। हालांकि बंद होते वक्त ये तेजी 900 पॉइंट्स की बढ़ के रही। प्राइवेट स्पेस बैंक्स हो, चाहे HDFC ट्विंस हो, पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, बिग लेंडर्स, SBI जैसे स्टॉक्स हो, अच्छी मूव थी। आज फिर से मिड कैप PSU बैंक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। इनफैक्ट किन स्पेसेस से किस तरह की मूव देखने को मिली, एक बार मार्केट रैप डिम्पी से समझ लेते हैं। देखिए, आज मार्केट के अंदर कुल मिला के शॉर्ट कवरिंग का दिन था। आज सोमवार का दिन भी था और एक नया हफ्ता था मार्केट के पास। एक्सपायरी का वीक था। 3 दिन 4 दिन से लगातार बैक टू बैक क्रिटिकल लेवल्स टूटे हुए थे। ग्लोबल मार्केट्स पहला ट्रिगर था जो हमारी हेल्प कर रहा था। SGX निफ्टी आपको प्लस दिखा रहा था। 2 दिन का कंसोलिडेशन का डाटा FIs का ये बता रहा था कि बाजार बहुत ज़्यादा और टूटेगा नहीं। और तीसरी बात कि बैक टू बैक तेज गिरावट के बाद बाजार 17,800 के सपोर्ट पे खड़ा हुआ था। ये सब कुछ बाजार के पक्ष में था। आज 1800 शेयर एडवांसेस में आपको ये बता रहे हैं कि पिछले दिन के मुकाबले आज मार्केट के अंदर डीप रूटेड बढ़त थी। मार्केट के अंदर सिर्फ इंडाइसिस के बड़े शेयर ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि बाजार के अंदर छोटे मझोले शेयर्स का भी दबदबा आज बाजार के अंदर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। एक और बात, आज बैंकिंग स्टॉक्स का थोड़ा दिन भी था। बैंकिंग्स ने रफ्तार वापस पकड़ ली। बड़े शेयर में इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप गेनर बन गया। SBI और इसके अलावा मेटल कंपनी से भी कुछ खरीदारी हमको बनते हुए दिखी वैल्यूएशन टर्म्स पे, जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया भी आज निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा अगर आप निफ्टी के टॉप लूजर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो आज आपको फार्मास्यूटिकल्स के शेयर वापस पीछे हटते हुए दिखे, या फिर ये कह सकते हैं कि जिनमें बीटा हाई था, जो काफी पिट चुके शेयर थे, अगर वो आगे आए तो फार्मास्यूटिकल्स जो पहले चल रहे थे उनको पीछे हटना था। आज उनके प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। तो आज ज़्यादातर अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जो शेयर लूजर्स की कैटेगरी में थे उसमें फार्मास्यूटिकल्स अव्वल नंबर पे था। सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक शेयर वो भी थे जहाँ पे आज तेज गिरावट आई है। आते हैं मिड कैप की श्रेणी के अंदर, अगर आप वहाँ पे टॉप गेनर्स की कैटेगरी चेक करेंगे तो वहाँ पर भी छोटे सरकारी बैंकों का दबदबा फिर से आज देखने को मिला। यूनियन बैंक, IOB, ये शेयर्स तो चल ही रहे थे। इसके अलावा पूना वाला, फिनकॉर्प, मजगांव डॉक और ईज माई ट्रिप, क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आपको मालूम ही है कि छुट्टियों का सीजन भी है, तो इसलिए इन शेयर्स के अंदर भी पुल बैक काफ़ी स्मार्टली आया और आज इनमें बढ़त करीब करीब 15 से 20% तक की हमको बनती हुई दिखी है। यहाँ पे लूजर्स कौन था? यहाँ पर भी फार्मास्यूटिकल्स के ही प्लेयर थोड़े ज़्यादा लूजर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि जनता फार्मा और सुवेन फार्मा। आज सुबह सुवेन पे एक खबर भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ खास बड़ा फर्क इस पर नहीं पड़ा। विजय डायग्नोस्टिक भी टूट गया और E-क्लार्क्स के अंदर भी हमको 2 से 2.5% का नुकसान देखने को मिला। तो मार्केट चरणबद्ध तरीके से 200 पॉइंट करके टूटा, 18,600 से 17,800 तक आया। एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग पूरा हो चुका है, जो कि 17,800 से 18,000 की आज की क्लोजिंग मिली है। अब सेकंड राउंड की क्लोजिंग या शॉर्ट कवरिंग इस पर डिपेंड करती है कि हम कितने बड़े गैप के साथ खुलते हैं। ध्यान रखिएगा, US से कोई आंकड़े आएंगे नहीं, इसलिए जो आंकड़े होंगे सुबह एशियन मार्केट से ही आपको मिलेंगे और उसी की बदौलत आपको बाजार दिखेगा। लगता तो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर और आ सकती है। 18,200 रेजिस्टेंस है। 18,200 एक रेजिस्टेंस। US मार्केट से कोई क्यूज आज आएंगे ही नहीं। US मार्केट्स बंद है, बाजार में तेजी बनी रह सकती है। आज बड़ी मूव दिखी इंडेक्स पर, स्टॉक स्पेसिफिक। शुक्रिया जिम्पी इस जानकारी के लिए। और ये लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने की एक्सपर्ट्स ने राय भी दी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो इस साल के लिए जो रिटर्न्स रहे और अब 2023 के लिए किस तरह का आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी कड़ी में हम बाजार के लगातार दिग्गजों से बात करते रहे हैं और एक और खास कॉन्वर्सेशन, एक नजरिया आपके सामने विनीत सांबरे का भी लेकर आते हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक इंडिया के लिए न केवल 2023 बट अगले जो 4-5 साल है वो बहुत ब्राइट नज़र आते हुए दिख रहे हैं और उसके काफ़ी स्पेसिफिक रीजंस है। हम यदि पिछले 5 साल को देखें तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस वक्त आई थी उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी पॉलिसीज जो थी वो इकोनॉमी को एक तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए, क्लीन करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज हम लेके आए थे। डिमोनेटाइजेशन बोलिए, GST इम्प्लीमेंटेशन बोलिए और बैंकिंग सेक्टर का क्लीन अप जो एक एक्सरसाइज, वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगा अपने हिस्ट्री में, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है।
तो आई थिंक पिछले वो जो 4-5 साल थे वो मोर इकोनॉमी की तरफ से कंसोलिडेशन के साल थे, और एक स्ट्रेंथन करने के हिसाब से थे, जो आज हमें दिख रहा है कि काफी यदि हम कोविड के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्थ देखें तो कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्थ काफी स्ट्रांग हुई है। डेट सबके कई कमोडिटी कंपनीज के भी कंट्रोल में आए हैं। आरओसीज जो 11-12 में परसेंट में लैंग्विश करता था कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो तकरीबन 14 और 15% के आसपास हम देख रहे हैं आज के दिन में। और जैसा कि आपने कहा कि कई सारे बिजनेसेस जो हैं पहले कुछ कुछ बिजनेसेस ठीक नहीं कर रहे थे, जैसे रियल एस्टेट वगैरह, वो भी अब इम्प्रूव हो चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो भी अच्छा कर रहा है। हाउसिंग के चलते काफी सारे जो अलाइड सेगमेंट्स हैं, जिनमें जैसे आपने कहा मिड कैप स्मॉल कैप, ये प्लाईवुड कंपनीज हुई, टाइल फर्म कंपनीज हुई, इनमें यदि हम देखें तो लार्ज कैप कंपनीज अवेलेबल ही नहीं है। तो इनको प्ले यदि करना है इंडिया में तो अपने को मिड कैप और स्मॉल कैप ही देखना पड़ेगा। तो ये तो विनीत सांबरे का नजरिया। एक बार गौतम बैद की भी आपको बात सुनवाते हैं। गौतम बैद भी हमारे साथ पिछले हफ्ते थे और पिछले हफ्ते लाइव थे। उन्होंने कई सारे अपना थीम्स पर, सवालों पर अपनी राय रखी, अपने सेक्टर स्पेसिफिक अपनी रिकमेंडेशन भी शेयर की। आइए एक बार नजरिया सुनते हैं कि वो 2023 के लिए क्या आउटलुक बना रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी या इंटरेस्ट रेट काटना जो करते हैं, दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स भी उन्हीं को फॉलो करते हैं। एंड इक्विटी मार्केट में कोई भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू या जो करेक्ट भाव होता है वो ब्याज दर इंटरेस्ट रेट से ही डिटरमाइन होता है। तो यूएस फेडरल रिजर्व की कमेंट्री बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन मार्केट इज द लीडिंग स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स को फॉलो करते हैं। तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व की वजह से अमेरिकन मार्केट में बेयर मार्केट आए या क्रैश आए तो उसका भी इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजारों में आएगा शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक अच्छा निवेशक वो होता है जो लंबे अवधि के लिए निवेश करता है, लॉन्ग टर्म नज़रिए रखता है। पिछले 100 साल में बेयर मार्केट्स आए, बुल मार्केट्स आए, रेंज बाउंड मार्केट्स आए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छे बिजनेसेस के शेयर्स पकड़ के रख लिए लंबे समय के लिए, उन्होंने खूब पैसे बनाए। और वही सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया की स्टोरी इज टू स्ट्रॉन्ग टू मिस आउट। हम लोग देश के अंदर कितने सारे लोग आज भी डिसबिलीव में रहते हैं, डाउट करते हैं इंडियन स्टोरी के ऊपर, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स को देखिए, पिछले 10-20 साल में उन्होंने कितने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए इंडियन मार्केट में और कितने वेल्थ क्रिएट किए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी इस बड़े अपॉर्चुनिटी से दूर रहना नहीं चाहिए। उन्हें भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके खूब बढ़िया वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए। चलिए, तो ये तो आपने गौतम बैद के नजरिया को सुना। उन्होंने कहा इन्वेस्टिंग जो करते हैं वो बड़ा पैसा बनाता है, तो आपको इन्वेस्टर तो रहना होगा और आगे आने वाले कई साल इंडिया के हैं। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के जितेंद्र अरोड़ा, उनके लिए किस तरह का व्यू बन रहा है? आईटी स्पेस पर वो क्या को वैल्यू जोन में देख रहे हैं? उनकी किस सेक्टर पर नजर है? आइए वो सुनते हैं। कुछ मामलों में भारत शील्डेड रहेगा, पर काफी लिंकेजेस हमारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ रहती हैं। अब आप देखें, अगर आईटी सेक्टर, जहां पे इस देश में इतने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसका ग्रोथ यूएस पे बहुत निर्भर करता है। यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, मेटा, इन सब के लिए हमारी कंपनीज काफी काम करती हैं। तो उस वजह से हमारे लिंकेजेस इन सब मार्केट्स के साथ हैं। सो अगर वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट कमजोर हो रहा है या इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो उसका असर हमारी मार्केट पर भी आएगा। ठीक है, तो ये तो आपके लिए हम कुछ खास एक्सक्लूसिव बाइट्स लेकर आए थे जो अपना रिएक्शन दे रहे थे बाजार पर। अब बात करते हैं आज दिन भर के इंपॉर्टेंट मूव्स की। कौन से स्टॉक्स में बड़ी मूव दिखी? हमने सेक्टर स्पेसिफिक और मार्केट की आपको पूरी हलचल तो बताई, पूरा एक्शन तो बताया, लेकिन कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी थे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बात करना जरूरी होगा। पूना वाला फिनकॉर्प, आज ऐसा क्या हुआ कि इसमें 12% तक की मूव देखने को मिली? मोतीलाल ओसवाल की एक बड़ी रिपोर्ट आई पूनावाला फिनकॉर्प पे और उसके चलते आपने स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देखी। रिपोर्ट के कंक्लूड्स क्या है, एक बार हम अक्षय से समझते हैं।
जी बिल्कुल, पूनावाला फिनकॉर्प फोकस में है। हम देख रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू की है। ये काउंटर पर खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य दिया है 350 प्रति शेयर का, जो करंट मार्केट प्राइस से करीब 35% का अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। अगर आपको याद ही होगा कि मई 2021 में पूनावाला ग्रुप ने कंट्रोलिंग स्टेक लिया था कंपनी में। नए प्रमोटर्स के चलते पूनावाला फिनकॉर्प की लायबिलिटीज़ को जो एक्सेस है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आई थी। इनफैक्ट मोतीलाल ओसवाल का अब मानना है कि कंपनी एक स्वीट स्पॉट में है सस्टेनेबल AUM ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करने के लिए। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AUM में करीब 37% कैगर पर ग्रोथ नजर आ सकती है अगले 3 साल में। हमने देखा कि केयर ने रिसेंटली अपनी क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड किया है। पूनावाला फिनकॉर्प और पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही कंपनीज के लिए AAA की रेटिंग इन्होंने दी है और क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के चलते कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स में गिरावट नजर आई है। इनफैक्ट पिछले 12 महीने में 190 बेसिस पॉइंट से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स गिरी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि पूनावाला फिनकॉर्प के पास पूरे ही NBFC स्पेस के मुकाबले लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स नजर आते हैं। असेट क्वालिटी की बात करें तो रोबस्ट अंडरराइटिंग प्रोसेसेस और कंपनी के कस्टमर यूनिवर्स में बदलाव के चलते काफ़ी मजबूत असेट क्वालिटी कंपनी ने पोस्ट की है और इनफैक्ट उनका मानना है कि नेट NPA 1% से नीचे रह सकते हैं आगे चलते हुए। डिजिटल फर्स्ट पर कंपनी फोकस कर रही है। डायरेक्ट डिजिटल एंड पार्टनरशिप यानी कि DDP मॉडल का जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिक डिसबर्समेंट्स में वो 17% इन फोर्थ क्वार्टर FY22 से बढ़कर अब हो गया है 47% और इसी के चलते कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में गिरावट आई है और उनका जो टर्न अराउंड टाइम है वहाँ पर भी हमने गिरावट देखी है। तो ये दोनों फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव है पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंज्यूमर और स्मॉल बिजनेस फाइनेंस ये जो सेगमेंट्स पूनावाला फिनकॉर्प के केटर करता है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है और अगर इसे हम हेल्दी कैपिटल पोजीशन के साथ कंबाइन करें तो पूनावाला फिनकॉर्प के लिए काफ़ी मजबूत और लंबा रनवे नज़र आता है ग्रोथ के लिए। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने पूनावाला फिनकॉर्प पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। लक्ष्य दिया है 350 प्रति शेयर का, यानी लगभग यहाँ से 70-75 रुपए ऊपर तक का भी लक्ष्य आपको पूनावाला फिनकॉर्प में मिल सकता है। शुक्रिया ममाक्षी ये सारे कंक्लूड्स बताने के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे लिए अनुराग लेकर आए इंश्योरेंस स्पेस से, क्योंकि FY21 में इंश्योरेंस कंपनियां वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, उनके लिए साल खराब रहा। IRD के मुताबिक अगर माने तो इंश्योरेंस कंपनियों ने 2 करोड़ 19 लाख रुपए के क्लेम सेटल किए। एक बार उनकी ये रिपोर्ट और ये रिसर्च को समझते हैं। देखिए, जो हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों की कोविड के बाद जो प्रीमियम ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रही है लगातार, लेकिन जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो FY22 की रिपोर्ट है वो बता रही है कि कंपनियों के द्वारा क्लेम्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पे दिए गए हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं, 2.19 करोड़ क्लेम दिए गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जो औसत क्लेम है वो 31,000 रुपये का है। हमेशा ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम सेटल नहीं किया जाता, लेकिन औसत क्लेम जो है वो 31,000 रुपये का औसत क्लेम दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा अगर हम डेथ क्लेम की बात करें तो डेथ क्लेम जो FY21 के अंदर 41,958 करोड़ रुपए था वो बढ़कर एक साल में करीब 50% बढ़कर 60,821 करोड़ रहा। तो इसमें बड़ी वजह है वो कोविड से हुई जो मौतें हैं उनकी भी एक बड़ी वजह रही। अगर कोविड की क्लेम की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड का डेथ क्लेम दिया है, जिसमें 2.25 यानी 2.25 लाख लोगों का डेथ क्लेम जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जो क्लेम रिजेक्शन है वो भी 1 से 1.5% तक ही रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस की हम कोविड क्लेम की बात करें तो वो करीब 27,000 करोड़ के करीब है, 25-26,000 करोड़ के करीब है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो 98.64% है, यानी 1 से 1.5% क्लेम ही जो कंपनियों के द्वारा रिजेक्ट किए हैं। और इसमें ओवरऑल क्लेम की अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की तो वहाँ पर 26% की बढ़ोतरी हुई है। जो कुल क्लेम था FY21 के अंदर 1,10,000 करोड़ वो बढ़ के करीब 1,41,000 करोड़ रह गया है। तो ये मोटा मोटा जो आंकड़े हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA की FY22 की रिपोर्ट है, जहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया है, किस तरह के क्लेम सेटलमेंट किए गए हैं, कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, वो पूरा बताया गया है।
बिल्कुल शुक्रिया अनुराग, ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे लिए इम्पोर्टेंट अपडेट प्रकाश लेकर आए हैं। सरकार कुछ कंपनियां हैं जिनको कोकिंग कोल वॉशरीज लगाने के लिए इंसेंटिव दे सकती है। कंपनीज कौन सी है? NMDC हो, KIOCL है, RINL है। इन कंपनियों को किस तरह के इंसेंटिव मिल सकते हैं, इस पर डिटेल्स एक बार प्रकाश से समझते हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से NMDC, RINL और KIOCL जैसी जो कंपनियां हैं उनको कोकिंग कोल की वॉशरीज लगाने के लिए सरकार इंसेंटिव्स दे सकती है। इसकी योजना तैयार की जा रही है और ये इंसेंटिव्स इस बात के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरीज लगें, वॉश्ड कोकिंग कोल का प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़ोतरी हो और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम करने में मदद मिले। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना पर काम किया जा रहा है और ये जो VGF है ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के 20 से 25% के करीब जो है वो हो सकता है। सरकार की योजना ये है कि अगले 6 से 7 सालों के दौरान जो डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन है उसके टारगेट को बढ़ाकर 1,40 मिलियन टन किया जाए और साथ ही साथ स्टील सेक्टर को जो वॉश्ड कोकिंग कोल की सप्लाई हो रही है उसको 2030 तक बढ़ाकर 25.33 मिलियन टन किया जाए। इस वॉश्ड कुकिंग कोल प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो टाटा स्टील और सेल ने ये कमिटमेंट किया है कि वो करीब करीब 8 मिलियन टन का कंट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए वॉश्ड कुकिंग कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनीज़ को, PSUs को ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरीज लगाएं, इसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है इस योजना पर काम कर रही है। इसका एक और पहलू ये है कि कोल इंडिया लिमिटेड अपनी तरफ से भी प्रयास इस बात का कर रहा है कि प्राइवेट कंपनीज को वॉशरीज के सेक्टर में लाया जाए, उनको इंसेंटिव्स दिया जाए और उसके हिसाब से कोल इंडिया लिमिटेड की योजना यह है कि प्राइवेट कंपनीज को लॉन्ग टर्म कोकिंग कोल लिंकेजेस दिए जा सकते हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि उनको वॉशरीज लगाना है और इसके लिए कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज को इस बात की भी आज़ादी मिलेगी कि वो अपने बिहाफ पे स्टील सेक्टर को वॉश्ड कुकिंग कोल की सप्लाई कर सकती हैं। उनका नेगोशिएशन अपने हिसाब से होगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है खासकर कुकिंग कोल सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया प्रकाश ये सारी अपडेट हमें शेयर करने के लिए। इसी के साथ आज फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार खबरें और अपडेट्स जानिए इतना सुदेश पे, कहीं मच जाएगा। नमस्कार।